दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के हिंदी की एक बेहतरीन श्रृंखला पर। आप सभी लगातार मांग कर रहे थे कि भैया आखिरकार जो है हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उससे आप करा दीजिए। तो बिल्कुल सेम वही श्रृंखला आपके बीच में जा रही है। हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे हैं, हम हर एक क्वेश्चंस को आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को भी टारगेट कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा में कैसे कितने अंक कितने शब्दों में आपको लिखना पड़ता है, बिल्कुल उससे भी आप इस वीडियो के तहत रूबरू होंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आप लगातार वीडियो को वॉच करते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए, तो बिल्कुल इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको जो है जितने भी वीडियोस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रोवाइड किए जाएं, आप हर एक वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं हिंदी की एक बेहतरीन श्रृंखला पर। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के तहत हर एक जो है सिलेबस आपके बीच में प्रोवाइड किए जा रहे थे। चलिए देखिए, आपके बीच में जो है पहली श्रृंखला सबसे ऊपर लगी हुई है लघुत्तरी क्वेश्चंस की। ठीक है, यहां देख लीजिए, सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखिए, कहा जा रहा है स्वराघात किसे कहते हैं। स्वराघात किसे कहेंगे, उत्तर देखेंगे कि उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी शब्द को उच्चारण कर रहे हैं और किसी कारणवश उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां हमारा स्वराघात होगा ही। ठीक है, अब यहां पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। कहा जा रहा है पार्श्विक वर्ण में मुखद्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल आती है। आप इसे कह सकते हैं, जैसे यहां तो आपसे परिभाषा पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि पार्श्विक वर्ण होता कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया कि पार्श्विक वर्ण हमारा ल होता है ना। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण ये परिभाषा तो कम पूछी जाती है। ठीक है, परिभाषा आपसे कम पूछी जाएगी, लेकिन पार्श्विक वर्ण होता कौन सा है ये आपसे अधिकतम अपर लेवल तक भी ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां आ रहा है लिपि की परिभाषा, परिभाषित कीजिए। ठीक है, यह भी आपका 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। कोई भाषा है, जब आप उससे लिख रहे हैं तो उसे हम लिपि कहेंगे, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होती है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यहाँ जो परिभाषाएं आपको बताई जा रही है मैंने तो पूरी तरह से लिख रखा है ना, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करें, आप इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगर आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप मेरे से बेहतर लिखेंगे, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बाबू रटी रटाई चीजें कभी कभी भूल जाते हैं। जब आप परीक्षा में बैठते हैं ना तो उस समय भूल जाते हैं, इसलिए आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, आर्य एवं उन्नति का विलोम क्या होगा। आर्य का विलोम होता है अनार्य होगा। उन्नति का विलोम आपका अवनति होगा। यह भी आपका 2023 का ही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, कारक किसे कहेंगे, अपादान कारक का चिन्ह आपको लिखना है। देखिए, कहा जा रहा है कारक क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, कार्य करने वाला ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है साधारणतः कारक का अर्थ करने वाला होता है। जैसे मैंने आपसे बताया कारक क्या होता है, आप कहेंगे करने वाले को ही हम कारक कहते हैं। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप कारक कहलाएंगे। आगे कहा जा रहा है ऐसी वस्तु जिनका उपयोग क्रिया को
पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा, इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक हैं, अपादान कारक के चिन्ह के साथ जो है अलग होने के योग में होता है। एक शब्द यहां आप जरूर नोट करिएगा, अपादान कारक कहां होता है? अपादान कारक जो है अलगाव होने के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई अलग हो जाए तो वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, यहां तक तो अभी आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन था। चलिए अब यहां देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, सॉरी लघुत्तरीय क्वेश्चन है। अब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक तो ऊपर आपका बाबू 1 नंबर का था, है ना। अब 2 नंबर में आपको कितने शब्दों में लिखना है आप इससे ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करिए, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेखन शिक्षण के महत्व को अगर स्पष्ट करने की बात कही जाए तो यहां आप स्पष्ट लिखिएगा लेखन शिक्षण के महत्व। लेखन शिक्षण के प्रमुख महत्व निम्न है। देखिए पहला कहा जा रहा है लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है जिससे कि वह अपनी भावनाओं, अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे आपको इतना स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, लेखन का मतलब ही होता है कि आपको इतना स्वतंत्र रखा जाए कि आप जो चीजें लिख रहे हैं आप उन चीजों को बिल्कुल स्वतंत्र होकर किसी दूसरे के सामने अगर व्यक्त कर ले जाएं तो आप लेखन करने में जो महत्व है आप उससे पा जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां इस लाइन को आप पूरी तरह से स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा आ रहा है, देखिएगा बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व यह भी है कि वे अपने लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। ठीक है, फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व यह भी होता है कि वो लिखते समय सामासिक, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। जैसे भाई लिखने का आप मतलब तभी सीख पाएंगे जैसे उसमें तमाम तरह के चिन्ह होते हैं। सामासिक चिन्ह होता है, विराम चिन्ह, ये सब सारे चिन्ह होते हैं। कहाँ आपको कैसे रुकना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है लेखन शिक्षण के महत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का जो है ज्ञानार्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्रदान होता है। आगे कहा जा रहा है छात्र इन शब्दों को प्रयोग करके लिखकर सीख सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, है ना। अगला आपसे कहा जा रहा है, देखिएगा भैया 2 नंबर का है, आपको ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम दो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 3-4 शब्दों में आप लिख दें, ठीक है, या 3-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में आप लिख दें तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, काट कर 1 नंबर कर देगा। तो बेहतर है आपको अगर 2 नंबर लेना है तो आपको इन सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, है ना। अगला है, कहा जा रहा है 4 नंबर में बालकों ने जिस ज्ञान को सीख कर प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप में प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। जैसे आपने किसी चीज को सीख लिया है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन आप अपने सीखी हुई शब्दों को या सीखी हुई भाषाओं को या सीखे हुए ज्ञान को आप उसे लिखकर अच्छी तरह से, देखिए यहां उन्हें लिखकर भाषा का ज्ञान कराकर उन्हें सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना भी एक जो है लिखित के ये महत्व होते हैं। 5वां कहा जा रहा है बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। ये तो जाहिर सी बात है, सत्य ही है। अगला कहा जा रहा है अस्थाई साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। तो फाइनली यहां तक की चीजें क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके एक बार अवश्य बता दीजिए, क्योंकि भैया आप अगर कमेंट करके नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, और अगर स्पष्ट नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है पढ़ाया सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कि प्लीज आप ये चीजें मुझे बताइए कि हाँ यहां से दी जाने वाली चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब इधर देखिए
फिर से आपके बीच में वही पुरानी श्रृंखला, 1 नंबर के क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी तक तो आपसे मैंने 2 नंबर का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन अब यहां से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा हम नीचे तक एक बार जो है इन चीजों को देख लेते हैं, तो फिर से आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। हाँ बिल्कुल, श्रृंखला हमारी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये लघुत्तरी क्वेश्चंस था, ठीक है, ये भी आपका है। अभी इसमें भी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, इस पेज की अगर बात करें, ओ का उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान मैंने आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने उच्चारण स्थान को नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है। उच्चारण स्थान को बाबू कंठस्थ कर लीजिए। मैं दावा करता हूं कि अगले आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट तक की सफर को तय कराएगा उच्चारण स्थान। नहीं पढ़ेंगे तो आप उसके उत्तरदायी खुद होंगे, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होता है। अभी आप बोल करके देख लीजिए, ओ का उच्चारण स्थान कैसे होगा और औ का उच्चारण स्थान कैसे होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो अगर हम य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अनुस्वार किसे कहते हैं। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग 2 तरह के होते हैं। अनुस्वार कौन सा होता है, अनुस्वार तो एक, जैसे ऊपर मैंने यहां बताया, ये बिंदी आपकी है, जैसे यहां कंचन देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं, पंकज देख सकते हैं, ठीक है, अंकल आप कह सकते हैं। यहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब विसर्ग का प्रयोग करेंगे। अभी हम कहें आपसे अकह, ठीक है, अकह कहें तो यहां हम 2 बिंदियां लगाएंगे, तो ये हमारा विसर्ग के अंतर्गत आता है ना। देखिए, कहा जा रहा है अनुस्वार अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा है, कंचन है, जंगल है इत्यादि, ये आपके अनुस्वार कहलाते हैं। लिपि किसे कहेंगे। देखिए, फिर से वही शब्द आया है। अब इसके पहले वाले पेज में मैंने लिपि के बारे में विस्तृत रूप से बताया, लेकिन फिर से वही चीज टपक कराया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि क्वेश्चंस की प्रकृति एक होती है। आप लिपि को तैयार कर लीजिए। लिपि 1 नंबर में भी पूछी जाती है, लिपि 2 नंबर में भी पूछी जाती है, लिपि बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आप तैयार तो करें। चलिए, जैसे मैं मानता हूं कि आप इसके पहले वाले पेज में, जैसे यहां पर अगर आपने स्पष्ट नहीं किया था, जैसे देखिए लेखन है, ठीक है, लेखन लिपि लगभग एक होते हैं, उसमें शक संशय नहीं है, ठीक है। चलिए, लिपि किसे कहेंगे, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं, ठीक है। यह भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि उस व्यंजनों की संख्या आप लिखिए। उस व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों सकार आपका हो गया, स स स और ह हो गया, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं, उदाहरण दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला उस व्यंजन किसे कहेंगे, आप परिभाषा को भी थोड़ा सा देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे यहां तीनों सकार हो गया और ह हो गया। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अगर कहें तो जिनके उच्चारण में कम से कम, ठीक है, कम से कम समय लगे, या कहा जाए 1 मात्रा का समय लगे, आप इन्हें छोड़ दीजिए। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। अ ई उ री ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे, है ना। चलिए, यहां तक भी हो गया। आगे हम आपसे बात करते हैं, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए, इस बात को तो मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं कि ये किस ईयर पूछा गया है, बट आप इतना ध्यान तो दे ही सकते हैं कि कब कैसे पूछा गया है ना। चलिए, कहा जा रहा है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द को का अर्थ लिखना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमें आपसे बड़ी अपेक्षाएं थी, ठीक है, यानी आप मुझसे कहते हैं कि भैया आपसे हमें बड़ी अपेक्षाएं थी,
ठीक है, आप हिंदी को बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने मुझसे ये आशा किया था कि नहीं यहां से मुझे हिंदी का हर एक कंटेंट मिलेगा, ठीक है, हिंदी को मुझे कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला आपका आ रहा है सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है, जिससे पर्यायवाची शब्द आपने देखा होगा। सुधा का अर्थ होता है अमृत होता है, पंकज का अर्थ होता है कमल, है ना। अगला क्वेश्चन है जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश रेखांकित वाक्य कहलाता है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। गगन है, नभ है, आसमान है, अंबर है। ये आकाश के आपके 4 पर्यायवाची होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है ओ औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं। तो अगर हम ओ औ किस प्रकार के वर्ण की बात करें तो ओ औ दोनों स्वर वर्ण होते हैं, है ना। और ऊष्म व्यंजन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि तीनों सकार और हा आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। देखिए यहां सिर्फ ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं सिर्फ उसे आपको लिखना है। बट अभी ऊपर आपसे पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और कितने होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने की भी प्रकृति को आप ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ ऊष्म व्यंजन पूछा गया है तो आप ऊष्म व्यंजन की परिभाषा लिखिए, ये चीजें तो गलत है यार। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको उतना ही आंसर देना है जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप उस व्यंजन को एक पेज भर के लिख डालिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको नंबर अगर 2 नंबर का है तो मिलेगा 2 नंबर, 1 नंबर का है तो मिलेगा 1 नंबर। ऐसा नहीं कि 1 नंबर में अगर 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप पूरा पेज भर कर लिख दिए हैं आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। तीनों सकार हो गया, हा हो गया। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, संधि का अर्थ संधि का जो विलोम है वो विच्छेद है, संयोग का वियोग होता है ना। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए, मौखिक एवं लिखित। लोग कहते नहीं कि अभिव्यक्ति के साधन मौखिक अभिव्यक्ति हो गई, लिखित अभिव्यक्ति हो गई। आप किसी से मौखिक वार्तालाप करते हैं, किसी से लिखित वार्तालाप करते हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्या होगा, अभिव्यक्ति मतलब यही होगा कि आप अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त करें। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए कि आप लेखन पर अपनी बातों को व्यक्त करें, कहीं कहीं ऐसा कहा जाएगा कि लेखन पर अपनी बातों को आप लिखें, और कहीं कहीं कहा जाएगा कि लेखन पर बच्चों को मौखिक रूप से बताएं। तो अभिव्यक्ति यही आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। चलिए ये भी आपका हो गया। चलिए अगला पेज हमारा ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला पेज भी आ गया है, जरा सा आप अच्छी तरह से इसे कंठस्थ करिएगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, है ना। चलिए कहा जा रहा है कि लेख, अब यहां से देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना करिएगा कि चलिए हम 1 नंबर में इसे भी सर पेड़ दें, ये 2 नंबर के हैं, है ना। लेखन शिक्षण की विधियां कौन सी होती हैं लिखिए। देखिए पहले तो आप ध्यान रखिएगा, लेखन शिक्षण की विधियां, लेखन की शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधियां बताइए। ठीक है, अब यहां ऊपर कई प्रश्न दे दिए गए हैं, बट यहां ध्यान रखिएगा लिखित अभिव्यक्ति का महत्व आपको जानना है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा उत्तर में आप देखेंगे, पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है देखना, सुनना तथा करना ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं वो लिखने के साथ साथ चलती हैं। अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। ठीक है, द्वितीय लाभ क्या है, यह द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की जो शारीरिक क्रियाएं हैं और पढ़ने की रोचक बना देती हैं। ये भी आप यहां तक याद रखिएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पष्ट तौर पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में हमें लगता है कि गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, बट इनके पूछने की जो प्रकृति है आप समझिए। ठीक है, देखिए पहले में कहा जा रहा है लेखन शिक्षण की विधियां
कौन सी हैं लिखिए। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियां कही जा रही, अभी विधियां भी नीचे दी गई हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए इसी में लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां, फिर से देखिए वही चीज आया कि नहीं आया। ठीक है, अब लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए, ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहा जा रहा है लिखने की शिक्षा। ठीक है, यहां आप हेडिंग बनाइएगा। कहा जा रहा है कि बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। ठीक है भाई, एक छोटा सा बालक जब होगा तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो थोड़ी सी, जब उसकी 3-4 साल की उम्र होती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीजें मौखिक कर लेगा, सॉरी लिखित कर लेगा। ठीक है, वो अधिकतर चीजें जो है बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन जो है वो मौखिक भाषा में ही पता नहीं क्या क्या बोलता है, आपको बड़ी हंसी आती होगी, लेकिन जब बालक छोटा सा बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। भाई जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो वह लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। कि बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, या पहले लिखना सिखाया जाए और लिखना सिखाया जाए। ठीक है, अब आप इन चीजों को बताएंगे। आगे कहा इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भाई जाहिर सी बात है कि जब छोटा सा बालक होगा तो उससे पहले क्या सिखाया जाए। देखिए कहा जाए आगे चलकर व्यक्त करता है बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, या पहले लिखना सिखाया जाए बाद में बोलना बाद में पहले लिखना सिखाया जाए या बाद में बोलना सिखाया जाए। इसको लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। मारिया मोंटेसरी जी हैं, उनका कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने के साथ साथ चलाने का समर्थन करते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में जब साइंटिस्ट महोदय नहीं कंफर्म है तो अब इधर से क्या बताया जाए। ठीक है, लेकिन आपको जो यहां स्पष्ट किया जा रहा है आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आगे कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या हो सकता है। लिखने की शिक्षा का उद्देश्य जो है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है कि जैसे कि वह अपने भावनाओं और अभिव्यक्तियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। दूसरा है, अब यहां से आप पढ़ते हुए चलिएगा, ओरल तरीके से हम आपको बताएंगे, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथा समय सामासिक और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। भाई आपको इतना तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि विराम चिन्ह कहाँ लगेगा, कैसे लिखेगा। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बालकों को पढ़कर सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर जो है प्राप्त होता है। आगे छात्र जिन शब्दों का प्रयोग लिखकर सीखते हैं। आगे कहा जा रहा है बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। आगे कहा जा रहा है बच्चों को सुनकर स्पष्ट तथा आकर्षण ढंग से लिखने की शिक्षा देना, अस्थायी साहित्य सृजन का जो शिक्षा प्रदान करना। अब यहाँ देखिए लेखन शिक्षण की विधियां कौन सी हैं। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियों के अंतर्गत कहें हम तो बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों में कुछ शिक्षण विधियां उल्लेख किया गया है। पहला है रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, पेस्टोलॉजी से लिखने की शिक्षा की विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, अब आप इनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, बाकी आपका वीडियो तब एंड होता है। ठीक है, देखिए ये लास्ट पेज है आपके बीच में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी के लिए सफल बैच लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत मात्र और मात्र 220 रुपये। अगर आपको परचेज करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो आप दिए गए नंबर संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर। ठीक है, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए पहला है रेखा विधि। अब रेखा विधि के अंतर्गत कहा जाए प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। जैसे छोटा सा जब बालक होगा तो आप बच्चे को जब कॉपियां देते हैं तो बच्चा कहीं इस तरह से खींचेगा,
कहीं इस तरह से खींचेगा, कहीं इस तरह से गोला कर देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे रेखाओं के द्वारा वो सीखने का प्रयास करता है। कहा जा रहा है तिरछी पड़ी सीधी बड़ी रेखाओं का एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, अतएव बच्चों को इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उसके हाथ सधने लगे तो अक्षर के आकार बनाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। मॉन्टेसरी विधि की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी पद्धति में, ठीक है, छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है, सबसे पहले बच्चों की लेखनी पकड़वाने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास जो है कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विधियां आकृतियां खींचकर उन्हें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर किया जाना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को छोड़ दीजिए। अनुकरण विधि आप समझिएगा, अनुकरण विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुकरण विधि भी आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है कि अनुकरण विधि को आप परिभाषित करिए, है ना। देखिए, आप इन चीजों के मतलब से ही या इसके शब्द से ही आप समझ गए होंगे किसी चीज का अनुकरण करना होगा। ठीक है, तो कहिए। देखिए, कहा जा रहा है अनुकरण विधि द्वारा बच्चों को जो अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे गए अक्षर की भांति अक्षर लिखते हैं और धीरे धीरे अनुकरण द्वारा उस अक्षर को लिखना जान जाते हैं। ठीक है, अनुकरण द्वारा यानी कहा जाए जब एक छोटा सा बालक होगा, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज लिख देते हैं, बच्चा उसी को देखकर अनुकरण करके उस अक्षर को लिख लेता है, तो वही उसका अनुकरण कहलाता है। ठीक है, पेस्टोलॉजी क्या है? देखिए, पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत कहें हम तो यहाँ कह सकते हैं इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। इनको जो है उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां जो है आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ले जाते हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले ही वर्ण सिखाए जाते हैं कि वे अधिक जो है सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन जो है वर्णों की शिक्षा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधियां देख सकते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि को भी आप समझ लीजिए। नीचे यहाँ आयोग वाह से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया, लेकिन इसका हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कहें हम तो मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द के अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। ये हमारी जो है मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ठीक है, क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा, क्योंकि भैया आपका कमेंट ही मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। आप जब बताते हैं कि हाँ यहां से दी जाने वाली हर एक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, तभी जाके थोड़ा सा मजा आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहां से अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं, पूरी तरह से क्वेश्चंस को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।